हम सब यानी आप, मैं और हम सोचते हैं कि हम लोग अब अंतरिक्ष में हैं, यानी स्पेस में हैं। और ये सोचने के लिए हम सब क्या करेंगे, अपनी आंखें बंद कर लेंगे। स्टूडेंट, टीचर्स और जो भी है यहाँ पर, अगर कोई भी चीटिंग करेगा तो उनकी नाक टेढ़ी हो जाएगी भाई। तो अपनी आंखें बंद कर लीजिए। दिख रहा है? चलिए देखिए, आंखें खोलिए। क्या है हमारे सामने? अर्थ, यानी हमारी पृथ्वी। स्पेस में हम जाते हैं तो हमारा अर्थ हमें ऐसा दिखाई देता है ना? अब अर्थ है तो इसमें प्यारे प्यारे रंग भी हैं। तो वो कौन से रंग है? बोलिए, आपके सामने रंग दिखाई दे रहे हैं ना? ग्रीन है, व्हाइट है, येलो है, ब्राउन है, ब्लू है ना? तो हर रंग कुछ ना कुछ सिग्निफाई यानी कुछ ना कुछ दर्शाता होगा। तो आप लोग बता सकते हैं? उजला रंग यानी व्हाइट कलर, बादल और बर्फ यानी स्नो एंड क्लाउड्स। ग्रीन कलर, ग्रीन कलर फॉरेस्ट, वेजिटेशन, लैंड, पेड़ पौधे, सही है। और ब्राउन कलर, ब्राउन कलर पर्वत, पठार यानी कि हिल्स, माउंटेन्स, प्लेट्यूज। उसके बाद कौन सा रंग बचता है? पीला। वो पीला रंग पीला रंग पानी का? कौन बोला भाई पीला रंग पानी का? पीला रंग जो है रेगिस्तान का है, यानी डेजर्ट, मरुस्थल। अब कौन सा रंग बच रहा है हमारे पास? ब्लू कलर, जिसकी ब्लू कलर क्या है भाई? वाटर। इसी वजह से ना हमारी पृथ्वी नीला ग्रह या ब्लू प्लैनेट कहलाती है। अब हमारा अर्थ जो है वो गैलेक्सी में है। वो कौन से गैलेक्सी में है? द मिल्की वे गैलेक्सी। देखते हैं वो कैसा दिखाई देता है। फ्लैशलाइट ऑफ कर लीजिए सर, अभी मैंने कहा है। तो कैसा, देखिए आपके सामने जो मिल्की वे गैलेक्सी है ये आपको स्फेरिकल इन शेप है दिख रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट आपका स्फेरिकल इन शेप है। ऐसे मिल्की वे गैलेक्सी जो है स्पाइरल इन शेप है। तो अगर कभी शेप के बारे में पूछा जाए तो मिल्की वे गैलेक्सी स्पाइरल इन शेप है। अब गैलेक्सी है तो कहीं ना कहीं हमारे डॉर्फ स्टार यानी बौना तारा जो सन है वो होगा। तो ढूंढिए कहाँ है हमारा सूर्य, सन। येलो येलो वो रेश है ना? सबने ढूंढ लिया? हाँ, तो वो सन नहीं है। आपके सामने देखिए एक व्हाइट कलर का डॉट दिख रहा है, उसके सामने एक लाइन टान के यानी खींच के कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? अल्फा सेंचुरी नहीं, वो अल्फा सेंटोरी है। वो 3 तारों का समूह है, अल्फा सेंटोरी ए, अल्फा सेंटोरी बी एंड फिर गलत, प्रॉक्सिमा सेंटोरी। इसीलिए मैं चुप हो गई ना, कि मुझे पता है ए बोलेंगे, बी बोलेंगे, फिर सब सही बोलेंगे। तो इसीलिए ये 3 तारों का समूह है, अल्फा सेंटोरी ए, अल्फा सेंटोरी बी एंड प्रॉक्सिमा सेंटोरी। सन के बाद सूर्य, यानी सूर्य के बाद जो हमारी पृथ्वी का सबसे नजदीक का तारा है वो है प्रॉक्सिमा सेंटोरी। अब जहां हमारा ब्रह्मांड, यूनिवर्स, गैलेक्सी की बात आती है तो स्टार्स आते हैं, और स्टार्स आते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आते हैं, और उनका हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट वाली बात भी आती है। तो आप लोग बता सकते हैं कि सबसे गर्म तारे का कलर क्या होगा? व्हाइट। और सबसे ठंडा तारा? नहीं, नीला। सबसे जो हॉटेस्ट स्टार है वो ब्लू इन कलर है, नीला। और सबसे कोल्डेस्ट स्टार जो है वो रेड इन कलर है, यानी लाल रंग का तारा जो है सबसे ठंडा तारा है, यानी वो खत्म होने की कगार पे है। अब सन की बात करते हैं। सन को हम लोग फायरबॉल भी कहते हैं, आग का धधकता हुआ गोला। तो उनका उस टेम्परेचर पे फोटो निकालने के लिए कोई ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट बना होगा, तो उसको कहते हैं स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ।
जिसकी मदद से सन का हम विभिन्न टेम्परेचर पे फोटो निकाल सकते हैं। तो देखते हैं हमारे सन को। ये है सन, ऐसा सन हमें ऐसा दिखाई देता है। अच्छा, आप लोग ये बता सकते हैं कि पूरे यूनिवर्स में या पूरे ब्रह्मांड में कोई भी चीज ऐसी है जो रुकी हुई है यानी स्टैटिक है? कुछ भी रुका हुआ हो? हाँ, सन है, सूर्य स्थिर है। नहीं, इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में कुछ भी ऐसा नहीं है जो रुका हुआ है। हर चीज गति में है। एक्सरे का नाम, अच्छा बॉइलिंग टेम्परेचर क्या है? पानी को हम लोग किस डिग्री सेल्सियस पे उबालते हैं? 100 डिग्री सेल्सियस में। अगर मैं बोलूं कि आप घर जाइए, एक पतीला चढ़ाइए, उसमें पानी को 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कीजिए और फिर उसमें अपना उंगली डुबाइए, तो कीजिएगा ऐसा? नहीं। मेरे लिए नहीं कीजिएगा। क्यों? किसी के लिए भी नहीं कीजिएगा, है ना? क्यों नहीं कीजिएगा? उससे ये होगा कि हम लोग कहीं और पहुंच जाएंगे, है ना? नीली पीली हरी कौन कौन सी बत्तियों वाली गाड़ी में, है ना? तो अगर अनुमान लगाइए कि 100 डिग्री सेल्सियस पर अगर हमारा ये हाल हो रहा है, तो सन के कोर का टेम्परेचर है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, यानी 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। इसीलिए इनको, और ये टेम्परेचर कभी कम नहीं होता, बढ़ते ही जाता है। आग का धधकता हुआ गोला इसीलिए कहा गया है इनको। एक्सरे का नाम सुना है हम सब ने? कहीं न कहीं गए ही हैं एक्सरे करवाने। अच्छा, नहीं गए, उन्होंने नाम सुना होगा। अच्छा बात है, जाए भी नहीं भाई। तो देखते हैं हमारा सन हमें एक्सरे में कैसा दिखाई देता है। गजब, है ना? अच्छा कोई नहीं, देखिए आपके सामने कुछ ब्लिंक कर रहा है, बिला वो सोलर स्टॉर्म है, यानी सूर्य का तूफान। यहाँ पर एक रिएक्शन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हम लोग जिसको कहते हैं। इसमें क्या होता है ना, 2 हाइड्रोजन के अणु एक हीलियम के अणु का मतलब निर्माण करते हैं, और जिसमें बहुत मात्रा में हीट, लाइट और एनर्जी मिलती है, जिसकी वजह से ये इतना ज्यादा इनका टेम्परेचर हमेशा राइज करते रहता है। हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं? 8 है। कंफ्यूजन में है क्या अभी भी सब? नहीं 8 है। एक प्लैनेट है। एक 9वां ग्रह भी था ना भाई, कौन था वो? प्लूटो। क्यों निकाला गया उनको? वो बहुत छोटा था। कोई और रीजन? अच्छा, प्लूटो की बात बाद में करेंगे, पहले हम हमारे 8 ग्रह जो है वो सन के कंपैरिजन में देखते हैं कि हमें कितने दिखाई देते हैं, कैसे दिखाई देते हैं। सोचिए, ये जो पूरा ऑब्जेक्ट है वो आपका सूर्य है, और ये है आपके 8 ग्रह उनके सामने। आगे के जो 4 जो है वो इनर प्लैनेट्स है, जो कि आपको रॉक एंड मिनरल से बने हुए हैं, यानी पत्थर और लवण से, खनिज लवण सबसे बने हुए हैं। और बाकी के जो 4 ग्रह हैं यानी आउटर प्लैनेट्स, वो गैस से बने हुए हैं। तो इनको इनर प्लैनेट्स भी कहते हैं और उनको आउटर प्लैनेट्स कहते हैं। तो आगे के 4 प्लैनेट्स के नाम बता सकते हैं आप लोग? बोलिए, बस खुद ही बोलिए और खुद ही सुन लीजिए। बोलिए, कोई एक ही बोलिए, जोर से बोलिए। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। इंग्लिश में कहा जाए तो मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स जी। और 4 जो आउटर प्लैनेट्स हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इंग्लिश में कहा गया तो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। अब ये सब के लिए है कि ये क्या है, बताइए आप सब। चंद्रमा। सब लोग यही कह रहे हैं? हाँ। कोई कुछ अलग नाम देना चाहेगा इनको? चलिए, ये चंद्रमा नहीं है, ये आपका बुध ग्रह है, मरकरी। मरकरी यानी सबसे सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह है। तो इनको बहुत ज्यादा गर्म होना चाहिए। क्या ये बहुत ज्यादा गर्म होते हैं? नहीं। क्यों?
क्योंकि इनके पास एटमॉस्फेयर नहीं होता, यानी ये सन से हीट और लाइट तो ले लेते हैं बट अपने पास रख नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से ये सूर्य के सबसे नजदीक होते हुए भी गर्म नहीं है। इनका टेम्परेचर वेरिएशन ऐसा होता है कि ये पल में 800 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के -270 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाते हैं। मतलब एक पल में बहुत ज्यादा गर्म, एक पल में बहुत ज्यादा ठंडा। अब जरा इनको देखिए, ये चांद है ना? कंफर्म है ना? अभी भी देखिए नहीं, ये चांदी है, ये मून ही है, हमारे प्यारे चंदा मामा ही है। आप लोग वैसे मून को अच्छे से देख लो, क्योंकि हम लोग फुल मून कभी देख नहीं पाते हैं। हमें सिर्फ चंद्रमा का एक भाग दिखाई देता है, वो भी पूर्णिमा को जब हम लोग कहते हैं कि पूरा का पूरा दिखता है, वो भाग पूरा दिखता है। ऐसे हमें चंद्रमा पूरा दिखाई नहीं देता, तो इसलिए चंद्रमा को एक बार ध्यान से अच्छे से देख ले। मून है नेचुरल सैटेलाइट, यानी प्राकृतिक उपग्रह, है ना? तो इनको कुछ नाम दिया गया होगा साइंटिफिकली। ल्यूनर नाम सुना है हम सब ने, तो ल्यूनर। अब इनके सामने देखिए, एक बहुत ही ज्यादा आपको ब्लैकर रीजन दिख रहा होगा और बहुत ही ज्यादा ब्राइटर रीजन दिख रहा होगा। जो ब्लैकर पार्ट्स है उनको साइंटिफिकली नेम दिया गया है मारिया। क्या? मारिया। और जो ये ब्राइटर पार्ट है उनको कहा गया है ल्यूनर हाईलैंड। क्या? ल्यूनर हाईलैंड। हाईलाइट नहीं, हाईलैंड। क्या है? हाँ, क्या क्या 2-2 3-3 ग्रह का नाम आ गया? मार्स है। मार्स, सब लोग यही कह रहे हैं। किसी ने वीनस बोला था, वो कौन है? बोलिए। उनके लिए तालियां बजा दीजिए भाई, उन्होंने सही कहा। साइलेंस प्लीज, शांत रहिए। तो ये आपका शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह को बहुत नाम से हम लोग जानते हैं। एक तो इनको पृथ्वी की जुड़वा बहन यानी ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ भी कहा गया है। सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह, ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी कहा गया है। सबसे ज्यादा गर्म ग्रह, हॉटेस्ट प्लैनेट भी कहा गया है इनको। और एक और नाम है इनका, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। हाँ, क्या कहा आपने? भोर और शाम का तारा। शाम का तारा। आइए सबसे पहले बात करते हैं क्यों इनको ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ कहा गया है। क्योंकि इनका साइज जो है लगभग पृथ्वी के जितना ही है। इनके बारे में एक खासियत क्या जानते हैं? इनका जो एक दिन है इनके 1 साल से बड़ा होता है। बिल्कुल, यानी शुक्र जो है अपनी धुरी पर जो घूमता है लगभग उसमें 244.5 डेज लगते हैं। और पूरे सूर्य का परिक्रमा करने में इनका है 224 डेज। तो आप सोच लीजिए कि इनका 1 साल जो है इनके एक दिन से छोटा होता है। अब बात करते हैं, इनको सबसे ज्यादा चमकीला होता है। चमकीला क्यों होता है? इनके पास सल्फर डाइऑक्साइड और एक सल्फ्यूरिक एसिड होता है, जिसके कारण जब लाइट इस पे पड़ता है तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन और स्कैटरिंग यानी विकिरणन, प्रकीर्णन और परावर्तन सारी प्रक्रियाएं होने के कारण ये हमेशा चमकीला दिखाई देता है। अब हम इनको ये भी कहते हैं कि सबसे ज्यादा गर्म ग्रह है। हमारे पास ऐसा कौन सा गैस बढ़ने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बन रहा है और हम कह रहे हैं ग्लेशियर पिघल रहा है? बता सकते हैं आप लोग? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कितना है हमारे पास? 0.03% है ना? उसमें भी थोड़ा सा बढ़ रहा है। तो हम लोगों का ये हाल हो रहा है कि कुछ दिनों बाद जो है क्या कहता है, रेगिस्तान का जो गर्मी है बिहार में, ठंड में हमें वैसा महसूस हो। इनके पास लगभग 91% कार्बन डाइऑक्साइड है। तो आप इसी से अनुमान लगाइए कि ये कितना ज्यादा गर्म होगा। और कुछ बचा शुक्र के बारे में? चलिए अब ये बताइए, ये कौन सा ग्रह है?
मार्स, मंगल, रेड प्लैनेट, इनके पास एक आइस कैप भी है, देख लीजिए। यानी इनके पास बर्फ है, इसको पिघला दे तो हमें पानी मिल सकता है मंगल पे, जीवन संभव हो सकता है ना? तो क्यों नहीं हो रहा है? कोई जा नहीं रहे वहां पर, बर्फ पिघला नहीं रहे, है ना? इसीलिए कोई नहीं, जिनको जाना है वो बता दीजिएगा, उनको भेज दिया जाएगा, वो लोग बर्फ पिघलाएंगे वहां जाके, फिर हम लोग पीछे से आएंगे। इनके पास वातावरण, फिर वही बात है, इनके पास एटमॉस्फेयर नहीं होता है, जिसकी वजह से जो जिस अवस्था में है वो उसी अवस्था में रह रहा है। अच्छा, ये बता सकते हैं कि इनका लाल ग्रह क्यों नाम है? आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति। जी सर, नहीं तो मुझे लगा कि लोग बोलेंगे कि यहाँ से हम लोग रेड कलर पेंट कर डाला इनको, इसीलिए रेड कलर है। आयरन एंड आयरन ऑक्साइड इनके सॉइल में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये रस्टी आयरन कलर दिखाई देते हैं, इसीलिए इनको हम लाल ग्रह कहते हैं। अच्छा, ये बताइए कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ऊंचा चोटी कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। हाइट 8848 मीटर फ्रॉम सी लेवल, है ना? तो पूरे ब्रह्मांड का जो सबसे ऊंचा चोटी है ना, वो आपको मंगल ग्रह पे है, पूरे ब्रह्मांड का। उनका नाम है माउंट ओलंपस या ओलंपस मॉन्स कहते हैं हम उनको। क्या कहते हैं? माउंट ओलंपस या ओलंपस मॉन्स। ये पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ज्वालामुखी भी है, जो आपके सामने एक उभरी हुई आकृति दिख रही है ना? जी बिल्कुल, ये पूरे ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा चोटी है। अब जब भी कोई कहे कि पूरे वर्ल्ड का सबसे ऊंचा चोटी है, तो क्या बोलेंगे आप लोग? मंगल ग्रह पे है और माउंट एवरेस्ट। वेरी गुड। मुझे लगा कि आप लोग कंफ्यूज करेंगे, लेकिन नहीं। क्या है? जुपिटर। इनको एक और नाम से पुकारा जाता है, बृहस्पति मत बोलिएगा, गुरु और बृहस्पति। इनको कहा जाता है गैस जाइंट, यानी गैस का दानव। यहाँ पे हाइड्रोजन, हीलियम, अमोनिया, मीथेन, इन सब की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है। और ये जो चारों ग्रह है, यानी बाकी के चारों ग्रह, ये गैसों से ही बने हुए हैं। अब आपके सामने देखिए तो एक आईबॉल जैसा स्ट्रक्चर, यानी कि हमारे आंखों के पुतली जैसा एक स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता हुआ चक्रवात है, यानी एंटी क्लॉक डायरेक्शन वाला साइक्लोन है। और ये हमारे जानकारी के हिसाब से 300 वर्ष पहले से ये चलता आ रहा है और अभी तक रुका नहीं है। उससे पहले भी हो सकता है, हमारे अनुमान और जानकारी के अनुसार ये 300 सालों से चलता आ रहा है और अभी तक ये रुका नहीं है। अब बात करें इस स्ट्रक्चर की, यानी इस संरचना में, कि इसका आकार कितना बड़ा है। तो अगर हम पूरे का पूरा एक पृथ्वी उठा करके इस संरचना में डाल दें तो भी वो नहीं भरेगा। इसको भरने के लिए लगभग 2-2.5 पृथ्वियां लग जाएंगी। तो अगर ये छोटा सा हिस्सा इतना बड़ा है तो पूरा का पूरा बृहस्पति कितना बड़ा होगा। हमारे किताब में, यानी आपके किताब में लगभग लिखा हुआ है, किसी में 600 पृथ्वियां, किसी में 1000, किसी में 1200। तो अपने हिसाब से आपके जो टीचर्स कहे और आपका जो बुक कहे उस अनुसार आप याद रखिए कि एक पूरा बृहस्पति का आकार हमें कितने पृथ्वियों से मिलता है। कौन है? सैटर्न, शनि। शनि से कुछ खास बातें नहीं याद आ रही है? इनका रिंग नहीं दिख रहा है? ये छल्ले होते दिख रहा है रिंग, तो हम रिंग है ही नहीं तो दिखेगा कहाँ? किनको दिख रहा था भाई? आपके सामने जो ऑब्जेक्ट है जिस पर ये दिखाया जा रहा है शो, वो 2D ऑब्जेक्ट है, यानी द्विआयामी 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। अगर ये 3 डायमेंशनल होता, यानी 3 आयामी होता, तो आपको इसके रिंग्स भी दिखाई देते। अब बात आती है, मैंने कहा 2D और 3D, तो इसमें एक बेसिक डिफरेंस क्या होता है? कोई बता सकता है कि हम 2D में कैसे देखते हैं, 3D में कैसे देखते हैं? अगर हमारी एक आंख को बंद कर दिया जाए तो हमें कैसा दिखेगा, 2D या 3D?
2D, बिल्कुल। और अगर दोनों अक्ष हम 3D, तो ऐसी क्या चीज की अनुभूति होती है जिसकी वजह से हम 3D ऑब्जेक्ट्स देखते हैं? विद सुना है, गहराई। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में गहराई हमें दिखाई देती है। इसीलिए अगर हमारी एक आंख को बंद करके अगर हम सीढ़ी चढ़े ना, तो हम लड़खड़ा सकते हैं, हम गिर सकते हैं, क्योंकि हमें उसका गहराई का अनुभूति नहीं होगा। अगर कभी आपसे पूछेगी 2D और 3D में बेसिक डिफरेंस यानी कि एकदम माइनर डिफरेंस क्या है, तो आप यही बोलिएगा कि विद का जो है अनुभूति नहीं होता है। किसमें? 2D में। चलिए आ जाते हैं सनी पे, सैटर्न पे। कैसा लग रहा है? नींबू जैसा लग रहा है ना, लेमनिश येलो कलर। इनके पास एक सेकंड मोस्ट अबंडेंट ग्लोबल वार्मिंग गैस है, यानी कि मीथेन। मीथेन और अमोनिया की वजह से इनका ऐसा कलर है। इनके पास भी वो स्पॉट है जो जुपिटर के पास है, बट क्या है ना, इनके पास वो रेड स्पॉट होते हैं, व्हाइट क्लाउड्स एंड रेड स्पॉट, पर वो ज्यादा दिन तक टिकते नहीं है। जैसे वो 300 सालों से वो साइक्लोन चला आ रहा है और अभी तक चल रहा है ना, इनके यहाँ आते हैं साइक्लोन और खत्म हो जाते हैं, इसीलिए वो नोन नहीं हो पाते हैं कि हाँ, हमें पता नहीं चलता कि इनके ऊपर कोई साइक्लोन आया और वो खत्म हो गया। अब देखते हैं इनको। ये मोबाइल साइलेंट कर लीजिए। यूरेनस यानी कि हमारा अरुण, और ये नेपच्यून यानी कि हमारा वरुण, है ना? साइलेंट कर लीजिए। और अगर इम्पोर्टेंट है तो बाहर जाके आप बात कर सकती हैं। इन दोनों को हम लोग कहते हैं बर्फ का दानव। जैसे उनको कहा गया है बृहस्पति और शनि को गैस का दानव, उसी तरह इन दोनों को कहा गया है बर्फ का दानव। इनके पास भी हाइड्रोजन, हीलियम, अमोनिया, मीथेन पाया जाता है। मीथेन के कारण यूरेनस का भी जो कलर होता है ना, यानी अरुण का जो कलर होता है, थोड़ा सा ग्रीनिश ब्लू दिखता है, जैसे आपके सामने अभी है। अब वो 9वां ग्रह जिनको हम लोगों ने बोला कि आज से नहीं पढ़ेंगे सोलर सिस्टम में, आपको देख लीजिए, लग रहा है ना चॉकलेट वेनिला आइसक्रीम जैसा बच्चों? हाँ, एकदम लग रहा है। खाना मत, नहीं तो गला बैठ जाएगा अभी। देख लीजिए प्लूटो को। अब कोई ऐसा संस्था होगा ना जो इनको सोलर सिस्टम से निकाला होगा। अब मैंने या आपने तो नहीं बोला कि आज से हम प्लूटो को एज अ प्लैनेट पढ़ेंगे ही नहीं, बोला तो नहीं है। कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन या संस्था होगा जिन्होंने निकाला होगा इनको। तो आप लोग नाम बता सकते हैं? इसरो सुना है? नासा सुना है? नासा नहीं, न नासा न इसरो। एक संस्था है, एक यूनियन है जिसको कहा गया है IAU, यानी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, जिसने अगस्त 2006 में इनको ग्रहों की क्राइटेरिया यानी कि उसका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो फुलफिल नहीं करने की वजह से इनको निकाल दिया गया उससे। अब इनका क्या क्राइटेरिया था? एक तो ये बहुत आकार में छोटे थे, दूसरा इनको अपने ऑर्बिट में रहने की आदत नहीं थी। क्या करते थे ना, ये पड़ोसी के ऑर्बिट में घूमने चले जाते थे, और फिर नहीं उससे मन भरता था तो इतनी दूर निकल जाते थे ना कि अपने पड़ोसी को भी दिखाई नहीं देते थे कि यहाँ कोई ग्रह भी था। तो ये सब चीजों को देखते हुए इनको बोला गया कि भाई आप आज से सोलर सिस्टम का हिस्सा नहीं हो। ऐसा नहीं कि प्लूटो है नहीं, प्लूटो अभी भी अपनी ही जगह पे है, बस वो घूम घाम रहा है इधर उधर घूम रहा है। इसीलिए स्टूडेंट्स अपने क्लास में रहिए, कंसंट्रेट कीजिए, नहीं तो पता चला क्लास से बाहर हो जाइएगा। अब थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं। आपके सामने थोड़ा सा देखिए, क्या दिख रहा है? उजला नीला पट्टी, है ना? तो मैं बता दूं ये उपयोग युक्त पानी है पूरे अर्थ पर, जिसको सिर्फ हम खाना बनाने में, पीने में, जो साफ पानी जिसको हम लोग करते हैं, इस्तेमाल युक्त पानी है। ये क्या है? नीली पट्टी, है ना? ये पीने योग्य पानी है मात्र पूरी पृथ्वी पे, और हम लोग पानी बेइंतहा बर्बाद कर रहे हैं। आपको बता दूं कि कुछ दिनों में ऐसा हो रहा है कि कर्नाटका, राजस्थान, बैंगलोर और ये क्या कहता है आपका गुजरात, ये सब ऐसे प्रदेश है
जो कि पानी खरीद करके पीने वाले हैं कुछ सालों में, और हमारे पास गंगा है तो हम लोग वेस्ट कर सकते हैं, है ना? नहीं, अपने लिए बचाइए और अपने देश के लिए भी बचाइए और अपने जो आने वाले जनरेशन है उनके लिए भी बचाइए। अब आपके सामने देखिए तो कुछ लिखा हुआ दिख रहा है अर्थ पे, एक डेट और टाइम के साथ। क्या लिखा हुआ? सैट IR, है ना? IR, तो सैट का मतलब होता है सैटेलाइट, यानी वो जो सैटेलाइट है एट इंफ्रारेड, यानी IR का मतलब हुआ इंफ्रारेड में उस समय उस तारीख को मूवमेंट ऑफ क्लाउड यानी बादलों की जो दशा होगी वो पूरे अर्थ पर कैसी होगी ये बताता है। इससे क्या हमें फायदा हो सकता है? मौसम का हम पूर्वानुमान कर सकते हैं कि कहाँ तूफान आएगा, कहाँ बारिश होगी, कहाँ धूप रहेगा और कहाँ क्या ठंडी बर्फ पड़ेगा, है ना? बिल्कुल। अच्छा, अब जरा ऊपर देखिए, इसके देखिए तो कई कई साइक्लोन्स दिख रहे हैं। मौसम विभाग की मैंने बात की तो मौसम विभाग को क्या कहा जाता है? मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। अब अगर सोचिए तो कि अगर हम पूरे पृथ्वी से पूरा का पूरा बादल हटा दे तो वो हमें कैसा दिखाई देगा? तो देख लो थोड़ा सा, बताइएगा अच्छा लग रहा है कि बुरा? अच्छा लग रहा है ना? हाँ, अच्छा तो लगेगा ही, साफ सुथरा एकदम सब कुछ, सब दिखाई दे रहा है पूरा। लेकिन ऐसा है कि ये देखने के लिए ना हम रहेंगे, ना जीव जंतु, ना हवा पानी, ना पेड़ पौधे। अब बताइए, अब ऐसा पृथ्वी किसको अच्छा लग रहा है? नहीं अच्छी किसी को नहीं, बिल्कुल। इंडिया दिखाई दे रहा है सबको। और यहाँ इंडिया ये के वाला। बगल में देखिए तो एक एल जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जी, वो है जी। अरेबियन गल्फ, यानी सऊदी, ओमान, मस्कत। अब जरा उसके बगल में देखिए, एक बहुत बड़ा पीला भाग दिखाई दे रहा है। ये पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, सहारा डेजर्ट। इंडिया का कौन सा है? थार। रेगिस्तान। जहाँ मैं पानी की बात कर रही थी ना कि पानी सूखने वाला है, तो देखिए कि मेरे पास पावर है, मैं पूरे अर्थ से पानी खत्म कर रही हूँ। उसके बाद बताइएगा कि आप लोगों को ऐसा अर्थ चाहिए या नहीं चाहिए? बिल्कुल नहीं चाहिए ना। वो नीला प्लैनेट ही बहुत सुंदर लग रहा है ना हमें। तो उसके लिए क्या करना है? जो हमें कह रहे हैं कि पानी जो बचाइए, उन सब चीजों पे ध्यान दीजिए। ये नहीं कि ब्रश करने के चले गए, हाथ में मोबाइल है, टैप खुला हुआ है, घूम रहे हैं। जब पूरा एक प्रदक्षिणा घर का हो गया तब फिर जा, पानी तो मैंने खुला छोड़ रखा है, मैं वापस जाता हूँ या जाती हूँ, है कि नहीं? तो ये अच्छा नहीं है, बिल्कुल। चलिए अब देखते हैं पूरे पृथ्वी पर एक समय में रात और दिन। दिन वाले भाग उधर होंगे, कोई बात नहीं, मैं घुमा देती हूँ। देखिए इंडिया धीरे धीरे रात की ओर बढ़ रहा है ना? तो चलिए पूरा नाइट टाइम ही कर देते हैं। यहाँ पे कुछ चीजें चमक रही है ना, वो क्या है? घरों के में जो उपयोग होने वाली बिजली, लाइट, है ना? ये क्या दिखाता है? देखिए इंडिया कितना चमक रहा है हमारा। अभी भी कुछ ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर लाइट नहीं है, जो आपको दिख रहे होंगे। तो ये हमारे विकसित होने का राह दिखा रहा है कि हम धीरे धीरे कितना अग्रसित हो रहे हैं विकास की ओर। अब जरा इनको देखिए, एक ड्रैगन जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये है जापान। ये पूरी तरीके से चमक रहे हैं। ये हमसे कितना ज्यादा विकसित है। हम लोग अभी 5G का ये कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट, और ये 7G से भी आगे पहुंच चुके हैं। अब इंडिया देख लिया, अब इधर देखिए डेजर्ट जो है, भाग है, वहाँ कहीं 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 बिजली दिख रही है। तो अभी भी सोचिए कि बहुत ऐसा भाग है पृथ्वी पर जो अभी भी डेवलप नहीं हुआ है और ना ही हो रहा है। तो इन सब चीजों को ध्यान रखिएगा। अब जरा देखते हैं कि हम लोग कितना घूमते हैं, पृथ्वी पर कैसा जाल बना रखा है ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन का।
ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन का बात आया तो ये मत सोचिएगा कि आदमी को उठा करके वहां से वहां रख पहुंचा दिए। कहने का अर्थ है जो हम लोग यात्रा करते हैं, चाहे हवाई जहाज से करें, चाहे जहाज से करें, चाहे बाय रोड करें, तो ये तीनों चीजें हमें दिखा रही है। और हम लोग देखिए कि कितना ज्यादा, किस भाग में ज्यादा घूमते हैं और किस भाग में कम। इंडिया भी कम नहीं है घूमने में। लग रहा है बहुत लोगों को इंडिया दिख नहीं रहा होगा, है ना? अब दिख रहा है सबको? दिख रहा है ना? तो यही है हमारा घूमने का। ये क्या है? नेटवर्क है, इंटरनेट फ्रेंड्स यूजर है, यानी ये फेसबुक यूजर्स है। पूरे 10 मिलियन पीपल जो है वो पूरे अर्थ पर फेसबुक यूजर्स है। यानी अगर हमें अपनी बात रखनी हो कहीं पर भी तो इससे अच्छा जरिया मिल सकता है हमें? नहीं, बट हम क्या करेंगे? सेल्फी खींचेंगे, सेंड कर देंगे, धूम 2, धूम 4, धूम 5 बनाएंगे, है ना? आजकल तो एक अलग ही ट्रेंड चल रहा है। हाँ, हो गया, कोई नहीं। अब जरा ये देखिए, लाल देख रहे हैं? कुछ भाग जो है बहुत ज्यादा लाल हो रहा है। ये हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन का कंटेंट है, यानी कि हमारा जो कार्बन की मात्रा जो ऑलरेडी आपके हाथों से निकल चुका है। और हम लोग पेड़ पौधे काट रहे हैं अपनी सुख सुविधाओं के लिए। डिफॉरेस्टेशन काफी बढ़ रहा है। तो ये जान लीजिए कि हमारे हाथों में अब नहीं है कार्बन को रोकना। तो अब क्या करना है? पेड़ पौधे लगाने, एफॉरेस्टेशन की ओर बढ़ना है। तो बस अपने जन्म दिवस के दिन जो आप लोग पेड़ पौधे लेके सेल्फी खिंचा करके उस पौधे को साइड में फेंक देते हैं, वो ना करके अगर उसको लगा भी ले तो ज्यादा अच्छा होगा। अच्छा, ये बताइए कि सबसे बड़ा जंगल कौन सा है? अमेज़न का जंगल। उसको धरती का फेफड़ा भी कहा गया है, यानी लंग्स ऑफ अर्थ। पूरा 21% ऑक्सीजन जो है हमें अमेज़न के जंगल से मिलता है। तो अगर बताइए, अब अपने फेफड़े को भी बचाएंगे ना, ताकि हमें मिलता रहे। हरियाली देखिए कि कैसे कम ज्यादा हो रहा है। भारत में देखिए, कभी पूरा ग्रीनरी है, कभी पूरी तरीके से ये है। रुकिए, आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, एक साइड ही है, मैं बाहर। अब जरा देखिए, दिख रहा है कैसे हरियाली कम ज्यादा हो रहा है। यानी समान रूप से हमें हर चीज नहीं मिला है। इसीलिए जिधर ज्यादा हरियाली है उधर से हरियाली लाना नहीं है, वहाँ हरियाली कम नहीं कर देना है, अपने क्षेत्र में हरियाली बढ़ाना है, यानी पेड़ पौधे लगाने हैं। बोलेंगे स्कूल में भी यही सुनने को मिलता है, क्लासेस में भी यही सुनने को मिलता है कि पेड़ पौधे लगाइए, पेड़ पौधे लगाइए। अब मैं पेड़ पौधे लगाने की बात इसलिए कर रही हूँ कि नहीं तो वो जो आजकल हम लोग एक डायग्राम बना रहे हैं ना, कि मुंह पे मास्क लगा हुआ है, पीछे जा करके एक बैग है, उसमें एक छोटा सा प्लांट लगा हुआ, वहीं से हमें ऑक्सीजन मिल रहा है, वो बातें सच ना हो जाए। चलिए, हो गया, बहुत सीरियस हो गए। अब थोड़ा ये देख लेते हैं, मछली मच्छर कुछ। हाँ, मच्छर नहीं है, मटकी नहीं है, टैडपोल भी नहीं है, ये फ्लाइट्स है, यानी एरोप्लेन है, जो एक दिन में पूरे पृथ्वी पर उड़ते हैं, यानी 24 घंटा में उड़ने वाले फ्लाइट्स हैं ये। और हमें क्या लगता है कि हमारा आसमान खाली है। इंडिया दिख रहा है सबको? इंडिया में अनुमानतः कितने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स एक दिन में उड़ते हैं? कोई अनुमान लगा सकते हैं आप लोग? आपके सामने दिख रहा है, देखिए। लगभग 2400 यानी 2400 फ्लाइट्स पूरे 24 घंटे में इंडिया में टेक ऑफ करते हैं, यानी कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों को मिला के। अब जरा ऊपर आइए तो एक छिपकली जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है,
ये यूरोप है, देख लीजिए इनको, इनके यहाँ तो जंजाल बना हुआ है ना। हाँ, ये लगभग 44,000 फ्लाइट्स है, एक दिन में उड़ते हैं। अब ये तो बात इनकी हुई, अब थोड़ा और ऊपर चलते हैं। वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका, है ना। जब बात, अब यहाँ के बारे में आप लोगों का क्या कहना है? पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फ्लाइट्स यहीं से टेक ऑफ करते हैं और लैंड करते हैं, पूरे वर्ल्ड में लगभग 88,000 फ्लाइट्स एक दिन में। ये बात याद रखिएगा कि एक दिन में ये फ्लाइट्स की संख्या मैं बता रही हूँ। अच्छा, आप लोगों के मन में ये नहीं लगता कि जब आसमान में इतने सारे फ्लाइट्स उड़ते हैं तो ये आपस में टकराते क्यों नहीं है? और दिखते भी नहीं। बाइक, हाँ, वो बादलों में रहते हैं, वो तो नीचे होकर के छत के ऊपर से उड़ेंगे तो फिर वो उड़ेंगे नहीं, गिरेंगे। तो किसी के मन में ये सवाल नहीं आया? आया भाई कि वहाँ पर कोई ट्रैफिक पुलिस को लगा दिया जाए बादलों में, वो बताते रहेंगे कि भाई दाएं मुड़ जाइयो, फिर वहाँ से बाएं मुड़ के लाल चौराहा और पीला गेट ले लेना, है ना। नहीं, इनके पास ATS होता है, एयर ट्रैफिक सिस्टम, जिसमें उनको पढ़ाया जाता है एयर नेविगेशन के बारे में। और नेविगेशन मतलब क्या? सिर्फ एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड यानी अक्षांश और देशांतर के बारे में इन्हें बताया जाता है। और उसमें ATC होता है जिसको कहते हैं एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। वो बस यहाँ से ऊपर में जो पायलट है उनको नेविगेट करते हैं कि आप इतने डिग्री अक्षांश, इतने डिग्री देशांत, और यहाँ से साउथ की तरफ, नॉर्थ की तरफ, ईस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ आप फ्लाई करो। क्योंकि जो पायलट होते हैं उनके क्लाउड्स के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता है। वो सिर्फ नीचे जो बैठा है ना ATC, उनके कहने के अनुसार वो चलता रहता है, इसीलिए फ्लाइट्स टकराते नहीं हैं। सोचिए, किसी को ATC बनना है क्या? पढ़ना नहीं है इतना, है ना। क्या हुआ उसको? चलिए, अब ये इस शो का लास्ट स्लाइड है। अच्छा, हम सब ने फायरवर्क्स देखा है ना, दिवाली में पटाखे जलाते हैं, है ना। तो वो कैसा हमें दिखता है? अब फायर पटाखों में तो घुस तो जाएंगे नहीं देखने के लिए, है ना। तो एक बार देख लेते हैं कि हमें उसके साउंड और उसके एक्चुअल जो उसके फ्लेयर्स होते हैं वो कैसे दिखते हैं। ये बादलों वाला नहीं है, ये उसके रीजन में है। इसलिए मुझे लगा था कि आप लोग यही बोलेंगे। चलिए, ये क्या है? ओशन करेंट्स। ये इस शो का लास्ट स्लाइड है, तो ध्यान से देखिएगा। धाराओं के बारे में हमने सुना है, गर्म जल धाराएं, ठंडी जल धाराएं। तो ये आप देखिए तो एक जगह जो है वो जा करके ठंडी और गर्म, यानी जो गर्म है वो आपको रेड कलर में दिखाई दे रहे होंगे और जो ठंडी है वो आपको ग्रीन में होंगे, ग्रीन ब्लू। तो देखिए एक जगह जा करके ये पीला कलर बना रहा है ना, दोनों आपस में मिल रहे हैं ना। ये जो प्लेस है यहाँ पर सबसे ज्यादा मछली, मत्स्य पालन जिसको हम लोग कहते हैं, होता है। क्योंकि यहाँ पर आपको दोनों करंट्स मिलने की वजह से जितना एडिक्वेट टेम्परेचर चाहिए सर्वाइवल ऑफ फिश या सी लेवल ऑर्गेनिजम्स को, यहाँ सबसे ज्यादा होते हैं। और धाराओं के बारे में है कि जो ठंडी जलधाराएं हैं, वो ठंडी जलधाराएं इसलिए क्योंकि उनका फ्लो बहुत कम होता है, यानी वो बहते नहीं है ज्यादा, वो रुके हुए हैं। ये जो गर्म जलधाराएं हैं जिनके कारण मौसम में चेंजेस आते हैं, क्योंकि उनके फ्लो की वजह से कभी आपको ठंड की अनुभूति होती है, कभी गर्म की अनुभूति होती है। वो मौसम में जो तापमान है उसके उतार चढ़ाव में उनका महत्वपूर्ण रोल है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।